नमस्कार दोस्तों, मतपत्र न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। पिछले कई दिनों से और विशेष रूप से हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार चर्चा थी दो राज्यों के विधानसभा चुनावों की। उनमें एक महाराष्ट्र और एक झारखंड था। झारखंड में 2 फेज में चुनाव हुआ। महाराष्ट्र में कल चुनाव 20 तारीख को संपन्न हो गया विधानसभा 2024 का। बहुत दिनों से गहमा गहमी थी, राजनीतिक गहमा गहमी। पॉलिटिकल पंडित्स अपने अनुमान लगा रहे थे। राजनीतिक विशेषज्ञ जो है, राजनीतिक विश्लेषण करने वाले विभिन्न चैनलों पर दरबार लगते थे। बड़े बड़े दरबार न्यूज चैनल्स पर भी लगे, बड़े बड़े दरबार यूट्यूब चैनलों पर भी लगे, बहुत से पॉडकास्ट हुए। बड़ी गर्मा गर्म चर्चा और बड़ा गर्मा गर्म चुनाव रहा, महाराष्ट्र का भी और झारखंड का भी। बट होता है जैसे हर चीज का इंतजार होता है, वो चीज आती है चली जाती है। भले किसी घर में कोई विवाह का या कोई समारोह का हो, या जैसे लोग ध्यान करते रहते हैं अभी दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आती है, आके चली जाती है। ऐसे महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव है, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव हैं। यहाँ ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ परमुटेशन है। इनकी बहुत चर्चा चैनलों पर, यूट्यूब चैनल्स पर चलती रही। आए चुनाव संपन्न हो गए। अब इंतजार है 23 तारीख का, शनिवार का। बीच में 2 दिन है। हमने अपने पिछले वीडियो में कहा भी था कि हम चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर अपना विश्लेषण लेकर आएंगे, झारखंड के ऊपर अपना विश्लेषण लेकर आएंगे। लेकिन वो विश्लेषण स्वाभाविक रूप से, जैसे सभी चैनल और कुछ यूट्यूबर्स दावा करते हैं कि उनका आकलन, उनका आंकड़ा सबसे तेज है, सबसे फास्ट है, तो हम उस फास्ट या तेज के चक्कर में नहीं पड़े। हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के जो फिगर्स हैं कि फाइनली वहां पर दोनों राज्यों में कितने प्रतिशत चुनाव हुआ है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उन आंकड़ों का इंतजार किया। क्योंकि पिछले 2-3 बार से आप ध्यान दीजिए, ये जितने भी सबसे तेज और सबसे पहले का दावा करने वाले, सबसे बड़े का दावा करने वाले, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एजेंसीज आकर बड़े बड़े दावे करती हैं, उनके एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल पिछले 2-3 बार से फेल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव भी इसका सबूत है, हरियाणा विधानसभा चुनाव भी इसका सबूत है। उसका कारण ये होता है कि आंकड़े आने से पहले ही, फाइनल फिगर्स आने से पहले ही अपने, जिसको कहना चाहिए कि किसी भी निहित स्वार्थ तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जो भी उनके टारगेट्स या उनके एक मंसूबे रहते हों, वो सभी लोग अपने अपने आंकड़े परोस देते हैं कि ये जीत रहा है, वो हार रहा है, यहां पर ये ट्रेंड है, वहां पर वो ट्रेंड है। जब तक चुनाव संपन्न ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से चुनाव आयोग के आंकड़े ना आ जाएं, तब तक आपका विश्लेषण सटीक नहीं हो सकता। हालांकि कल बहुत से विश्लेषण आए, आपने भी देखे होंगे, दोनों ही स्टेट के लिए आए। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो करीब 1, 2, 3, 4, 5, 6 सर्वे ऐसे, 6 एग्जिट पोल ऐसे थे जिन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि महायुति यानी कि भाजपा, शिंदे शिवसेना और अजीत पवार की सरकार आने की पूरी संभावना है। उनमें से सबसे ज्यादा सीटें दी पीपल्स पल्स करके जो एजेंसी, उन्होंने 175 से 195 सीटें एनडीए को दी। और इनमें इनकी जीत का संभावना बताने वाले सबसे कम सीटें दी पी मार्क ने, 137 से 157 सीटें। अगर कुछ हम बात करें, 2 ऐसे भी एग्जिट पोल थे जिन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में नेक टू नेक फाइट है, जैसे लोक शक्ति मराठी और लोक शक्ति मराठी रुद्रा ने, हाँ, उन्होंने कहा 128 से 142 एनडीए की यानी कि महायुति की, और 125 से 140 महाविकास आघाड़ी की। यानी उन्होंने पलड़ा ऐसे बताया कि कहीं भी झुक सकता है। और कुछ ऐसे भी एग्जिट पोल थे जिनका यह मानना था कि महाराष्ट्र में एडवांटेज महाविकास आघाड़ी है, यानी कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। उनमें जैसे दैनिक भास्कर ने कहा कि महाविकास आघाड़ी को 150 सीटें मिलेंगी और महायुति को 140 सीटें मिलेंगी। वहीं एक इलेक्टोरल एज है, उन्होंने तो सीधा ही उसको बताया 150 और इनको बताया 118 महायुति को। एक और एजेंसी ने भी अपने आंकड़े पेश किए। तो इस तरह से मिली जुली प्रतिक्रिया उसके ऊपर भी बनी रही
यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक का जो सबसे बड़ा दावा पेश करते थे, सबसे बड़े मंच का जो उपयोग करते थे, एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर अपनी कोई भी राय नहीं दी, ओपिनियन नहीं दी। शायद संभवतः आज जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग भी अपने आंकड़े लेकर आने वाले हैं, जैसा कि जानकारी मिली है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप देखिए कि करीब 4 एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने कहा कि एनडीए की यानी कि भाजपा, जदयू और आजसू की सरकार जो है वहां पर बनने जा रही है। और इनमें भी एक बार फिर से पीपल्स पल्स करके जो एजेंसी है उन्होंने कहा कि 44 से 53 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं। अब नेक टू नेक की बात करें तो मुंबई की तरह, जहां दैनिक भास्कर ने बताया था कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार चल रही है, यहां पर दैनिक भास्कर का कहना है कि दोनों का पलड़ा एक समान है और कहीं भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। 2 एजेंसी ऐसी थी जिनका यह मानना है कि वहां पर यूपीए की यानी कि कांग्रेस जेएमएम की सरकार बनने वाली है, आरजेडी के साथ मिलकर जो इनकी युति है, जो ये यूपीए कहिए या उसको इंडी गठबंधन कहिए, उनकी सरकार बनने वाली है। और विशेष बात यह है कि एक्सिस माई इंडिया, जिसने महाराष्ट्र का भी अपना एग्जिट पोल नहीं दिया, उसका यहां पर झारखंड के एग्जिट पोल का जो मानना है वो ये मानना है कि एनडीए यानी भाजपा और जदयू और दूसरा जो उनके एलाइज हैं उनको 17 से 27 सीटें मिलेंगी, जबकि जेएमएम को, कांग्रेस को और आरजेडी का जो अलायंस है उनको 49 से 59 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि 81 के सदन में एक्सिस माई इंडिया 59 सीटें उनको देने जा रहा है। अब हमने जो थंबनेल दिया, उस थंबनेल से हमारी जो राय है, जो कि दृष्टिकोण मीडिया इस मंच के माध्यम से, मतपत्र के मंच के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता है, उस राय का बड़ा सीधा सा आकलन, जिसको मैं वन लाइनर में कहूं तो वो दृष्टिकोण मीडिया का यह मानना है कि महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही जगह पर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की या कहिए महायुति की सरकार बनने जा रही है। ये एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर, जो उससे पहले ओपिनियन पोल्स हम लोगों ने किए उसके आधार पर, पूरे वोटिंग पैटर्न के आधार पर, और सबसे प्रमुख रूप से जो मैं कहना चाहता हूं कि आज जब फाइनल फिगर्स आ गए इलेक्शन कमीशन की, तो उन फाइनल फिगर्स में जब यह निकल कर आया कि महाराष्ट्र का मत प्रतिशत जो है, जो वोटिंग प्रतिशत है, वो पहुंच चुका है 65%, 65%। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस 65% में अगर आप शहरी क्षेत्रों का जो प्रतिनिधित्व करता है, मुंबई क्षेत्र जहां पर एक ही नहीं कई सीटें हैं विधानसभा की, वहां मुंबई में भी 54% की पोलिंग हुई है। और सिमिलरली अगर हम देखें झारखंड की ओर, तो झारखंड के कुल मत प्रतिशत के ऊपर नजर डालें तो 68.5%, 68.5% की पोलिंग झारखंड में दर्ज की गई है। ये चुनाव आयोग के फाइनल आंकड़े हैं। अब दृष्टिकोण क्यों कहता है कि ये जो ज्यादा मतदान हुआ है, ये जो मत प्रतिशत बढ़ा है, इसकी एडवांटेज महाराष्ट्र में महायुति या एनडीए को होगी और झारखंड में एनडीए या बीजेपी को होगी। तो उसके लिए आपको पिछले कई चुनावों के ट्रेंड के ऊपर जब आप नजर डालेंगे, हालांकि एक किंवदंती एक नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है। जितने भी पोल पंडित हैं, वो अब से अगर 10, 20, 15 साल पहले की राजनीति के ऊपर नजर डालें तो आप देखेंगे उनका यही कहना होता था कि जो ज्यादा मत प्रतिशत है वो एक एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो सरकार है उसके खिलाफ एक वोट होता है, तो जनता मुखर होकर निकल कर आती है और ज्यादा वोट करती है, तो वो सरकार के जाने का संकेत होता है। कुछ पोल पंडित का हमेशा ये मानना था कि कम मत प्रतिशत, जो ये थोड़ी उदासीनता दिखाता है मतदाता की, कि वो मतदाता उदास है, यानी अपनी एग्जिस्टिंग सरकार से वो निराश है, इसलिए वो निकल कर नहीं आया कि ठीक है जो मर्जी आए। तो कम मत प्रतिशत इस बात का द्योतक है, इस बात का सूचक है, संकेतक है कि कम मत प्रतिशत के कारण
जो एग्जिस्टिंग सरकार है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते उसके हारने की संभावना ज्यादा है। खैर सभी पोल पंडित का अपना अपना आकलन है, अपना अपना नजरिया है, कोई किसी आंकड़े पर चलते हैं, कोई किसी मेथड के ऊपर चलते हैं, सबकी मेथडोलॉजी अलग है, सबका काम करने का तरीका अलग है। दृष्टिकोण मीडिया का यह मानना है कि राजनीति में, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजनीति में, जब से नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव हुआ तो नरेंद्र मोदी 2014 के ही लोकसभा चुनाव में अपने साथ एक एक्स्ट्रा वोट का एक बैगेज लेकर आए थे भाजपा के लिए। भाजपा का जो कमिटेड वोटर होता था वो वोटर भाजपा को 2009 में, 2004 में भी वोट दे रहा था, लेकिन 2014 में भाजपा के उस वोट के साथ एक एडिशनल वोट का पैकेज जो लेकर आए नरेंद्र मोदी, उसने भाजपा को एक क्लियर मेजॉरिटी तक पहुंचाया लोकसभा में, और भाजपा को 282 सीटें तक 2014 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। उसके बाद से आप लगातार एक ट्रेंड देखेंगे कि जहां भाजपा और भाजपा का जो मातृ संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस ने जब पूरी तरह से मनोयोग के साथ आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के साथ, भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ या भाजपा के प्रत्याशियों के लिए एकदम कहते हैं कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, उनके लिए पूरे मनोयोग से जुट जाना, तो वो लोगों ने जब काम किया तब तक वो वोटर, हिंदू वोटर, सनातनी वोटर, जो किसी भी कारण से, चाहे वीकेंड होने के कारण, चाहे किसी भी कारण से घरों में बैठा रहता था, वो वोटर जो किसी भी हल्की सी नाराजगी के चलते, वो सनातनी वोटर जो कि भाजपा का संभावित वोटर हो सकता था, वो किसी भी कारण से अगर घर पे बैठा रहता था, तो वो सनातनी वोटर, वो सनातन धर्म को मानने वाला मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या किसान ही क्यों ना हो, वो रूरल एरिया में हो यानी ग्रामीण एरिया में हो या वो शहरी क्षेत्र में हो, वो वोटर जो घर पर बैठा रहता था या बूथ तक जाने में हिचकिचाता था, उस वोटर को जब भले वो 2014 का चुनाव हो, 2018 का चुनाव हो विधानसभाओं का, भले वो 2019 का चुनाव हो, भले वो 2017 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो, भले वो 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का हो, साहब जब आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने घर से निकलकर भाजपा समर्थित वोटर को मतदान केंद्र तक पहुंचाया, तब तक भाजपा को जीत मिली है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं, आप चाहें तो गूगल कर देख सकते हैं कि कब कहां कितनी वोटिंग हुई और भाजपा को उसको कितना फायदा हुआ, और 2024 के लोकसभा चुनाव में कहां कहां वोटिंग कम हुई या आरएसएस का कर्मठ कार्यकर्ता घर से बाहर कम निकला या उसने बूथ तक भाजपा के समर्थक वोटर को वहां पर नहीं पहुंचाया, उसका नुकसान वहां वो नुकसान भाजपा ने भुगता है। आप अगर हरियाणा, जो अभी जिसने एक चमत्कार किया, जहां पर कि सभी लोगों का मानना था, सभी पोलस्टर्स का मानना था कि वहां पर कांग्रेस जीतने जा रही है और भाजपा के लिए वहां पर कोई ज्यादा संभावनाएं नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो एक अब तो एक ज्ञात सबको पता है कि आरएसएस के वर्कर्स ने किस तरह से गली गली, गांव गांव, नुक्कड़ मोहल्ले मोहल्ले जाकर सभाएं की। 16,000 से ज्यादा उन लोगों ने छोटी से लेकर बड़ी तक सभाएं करी, वोटर को बाहर निकाला। तो वो वोटर जो भाजपा का संभावित वोटर हो सकता था, वो वोटर बाहर आया और हरियाणा में भाजपा को जीत मिली। तो मैं पर्टिकुलरली सनातन या हिंदू वोटर की बात क्यों कर रहा हूं? कोई ये भी कह सकता है कि भाई अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है तो मुस्लिम एरियाज में तो लंबी लंबी लाइन लगी है, मुस्लिम एरिया में भी तो बहुत बड़ी वोटिंग हुई है, उनकी तरफ से भी भारी मतदान हुआ है। लेकिन जनाब, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो सनातनी वोटर है। मुस्लिम समाज, भले ही मोदी जी कुछ भी कहते रहे, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास वो नहीं जीत पाए। ये बारंबार हर चुनाव में इस बात को साबित किया
कि मुस्लिम मतदाता ने भाजपा से दूरी बनाकर रखी। यहां तक कि उनकी भाजपा से दूरी बनाने की जो भावना है वो इतनी मजबूत है कि जिस भी पार्टी ने भाजपा को टच किया, यानी भाजपा का साथ दिया या भाजपा के साथ युति बनाई, उस पार्टी को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। अभी अभी जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव में पीडीपी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी को वहां के मुस्लिम मतदाता ने सिरे से नकार दिया। और आप देखिए, जिसने भाजपा की मजम्मत करी, यानी भाजपा की अवहेलना करी, भाजपा के नेताओं को गालियां दी, उनको कोसा, ऐसे उभाटा शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे जब उन्होंने भाजपा से दूरी बनाई तो वो शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे की एक थाती साथ में लेकर चलती थी, उनका जो हिंदुत्व का जो एक प्रचंड एक रूप था, उसको एक अपने कंधे पर सवार करके चलती थी, उस शिवसेना को मुस्लिम समाज के वोटर ने अंगीकार किया, अपने गले से लगाया और उसको भारी समर्थन दिया। विगत जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, उसमें अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी को आशातीत सफलता मिली है तो उस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ उस मुस्लिम समाज का है, जो कि जिनके लिए पहले उभाटा यानी कि शिवसेना अनटचेबल होती थी, अस्पर्शीय होती थी, जिसको वो छू के भी तैयार नहीं था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का फैक्टर काम करता था। तो इस बात को मैं इस चुनाव से भी इस तरह से जोड़कर देख रहा हूं कि साहब, मुस्लिम समाज का वोट तो पहले भी कभी बीजेपी को नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला, यह स्वाभाविक बात है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि मुस्लिम पहले भी पूरी तरह से गोल बंद होकर भारी मात्रा में वोटिंग करते थे। यह शुरू से ट्रेंड रहा है। यानी कि अगर इस बार मुस्लिम समाज के या मुस्लिम बहुल इलाकों में लंबी लंबी लाइनें लगी और वहां उन्होंने वोटिंग पैटर्न जो देखने में आया कि उन्होंने भारी मात्रा में वोटिंग करी, वो वोटिंग तो पहले भी होती थी, लेकिन जब हिंदू वोटर, जब सनातनी वोटर, भाजपा का समर्थक या भाजपा का संभावित वोटर जो घर में सोया रहता था या कहीं घूमने चला जाता था, वो उस भारी वोटिंग के साथ जब कंपैरिजन किया जाता था तो भाजपा को वो सफलता नहीं मिलती थी, या जैसे कि 2024 में नहीं मिली। लेकिन इन चुनावों में जिस तरह से बढ़ चढ़कर ये जो परसेंटेज बढ़ा है, ये परसेंटेज हिंदू वोटर का बढ़ा है, ये परसेंटेज सनातनी वोटर का बढ़ा है, ये परसेंटेज हर तरह से आप ये मानकर चलिए भाजपा समर्थित प्रत्याशी के लिए बढ़ा है। इसके नतीजे में आज जो बात कह रहा हूं, मेरी बात आप देखिएगा 23 तारीख को जब नतीजे आने शुरू होंगे तो ये बात साबित हो जाएगी कि ये जो ज्यादा पोलिंग हुई है, ये ज्यादा पोलिंग ये आरएसएस के उस कैडर के प्रयास का फल है जिसने घर घर और गांव गांव जाकर किया इस काम को। ये ज्यादा पोलिंग महाराष्ट्र के गांव गांव में घूमने वाले उन कथाकारों की, उन भजनकारों की है, जिन्होंने छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे कस्बों में, मंदिरों में जाकर जन जागरण अभियान चलाया और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया, उनको इस बात से आगाह करवाया कि अगर वो इस बार नहीं जीते या इस बार इकट्ठा नहीं हुए तो मराठा के नाम पर, दलित के नाम पर और पिछड़ों के नाम पर, अति पिछड़ों के नाम पर काट दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। यहीं पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का वो जो नारा था, जो एक गुरु मंत्र बन गया, जो कि एक मूल मंत्र बन गया, कटोगे तो बटोगे, उसने अपना रंग दिखाया, उसने अपना असर दिखाया। नहीं तो आप देखिए महाराष्ट्र का जो 65% का पोलिंग है और झारखंड का जो 68.5% का पोलिंग है, इस पोलिंग में जितनी भी आपको अधिकता नजर आ रही है, वो अधिकता दृष्टिकोण मीडिया का यह मानना है उस वोटर की है जो कि हिंदू जन जागरण के चलते अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक आया, जो कि योगी आदित्यनाथ के उस नारे के असर के चलते अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ पर आया,
जो कि वक्फ बोर्ड के जो जो प्रभाव क्षेत्र है, उसका जो प्रभाव क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, और उसकी खबरें जो आज जो पहले कभी उनके पास नहीं पहुंच पाती थी आम जनमानस के पास या किसी सनातन धर्मावलंबी के पास, वो सोशल मीडिया के माध्यम से उस बात से अवेयर हो चुका है कि ये जो वक्फ का मकड़ जाल पूरे देश में फैलता जा रहा है, उसकी गिर्द में, उसके घेरे में कभी ना कभी उसका भी नंबर, उसका नहीं तो उसकी आने वाली पीढ़ियों का नंबर आ सकता है। इस बात ने, इस फियर फैक्टर ने उसको अपने घर से निकाला और पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। तो ये जो परसेंटेज है, पोलिंग की परसेंटेज है, ये अगर दृष्टिकोण मीडिया के जो अनुमान हैं, उन अनुमानों के अनुसार अगर भाजपा के फेवर में ही ये वोट डल गया, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि एक अंडर करंट है जिसको कि पोलस्टर नाप नहीं पा रहे हैं या नाप चुके हैं तो ऑन स्क्रीन बता नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो आप ये मानकर चलिए कि जो सभी एजेंसीज के एग्जिट पोल आए हैं, इसमें जो पीपल्स पल्स ने अपने एग्जिट पोल में महाराष्ट्र का बताया 175 से 195, और झारखंड में एनडीए के लिए बताया 44 से 53 सीटें। अगर यही फिगर चरितार्थ हो जाए, यही फिगर सामने 23 तारीख की शाम तक निकल कर आ जाए, तो आप हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये वही फिगर है जिस फिगर को दृष्टिकोण मीडिया की टीम भी एंडोर्स करती है कि महाराष्ट्र में महायुति 190 को टच कर सकती है और झारखंड में एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो 50 तक पहुंचेगी, लेकिन भाजपा भी अपने अकेले दम पर जो मेजॉरिटी मार्क है 42 यानी 42 सीट का, वो वहां तक पहुंच सकता है। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और साथ ही आपसे मैं फिर प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, और अगर आपको हमारा आज का विश्लेषण अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।